दोस्तों नमस्कार। क्राइम टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो पिछले 87 साल से एक रहस्य से बना हुआ है, बल्कि आज भी इस जुर्म का कातिल बाहर खुला घूम रहा है और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है। जिस इंसान का कत्ल हुआ है उसके कातिल को छोड़िए दोस्तों, पुलिस को उसे पहचानने में बहुत समय लगा। तो दोस्तों आज हम बात करें एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ अमेरिका के कैंसस शहर में बने होटल प्रेसिडेंट के कमरा नंबर 1046 के बारे में। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 2 जनवरी 1935 में, जब एक आदमी अमेरिका के कैंसस शहर में बनी होटल प्रेसिडेंट के रिसेप्शन में पहुंचकर अपना नाम रोलैंड डी ओवन बताता है। दोस्तों दिखने में वो आदमी काफी लंबा चौड़ा 25-26 साल का एक जवान आदमी दिखाई पड़ता है। उसने एक काले रंग का कोट पहना हुआ था और वो रिसेप्शन में बैठे मैनेजर से कहता है, मुझे एक रात रुकने के लिए एक कमरा चाहिए। वो कमरा इंटीरियर होना चाहिए। दोस्तों इंटीरियर कमरे होटल के वो कमरे होते हैं जो काफी अंदर जाके होते हैं, जिस कमरे में नजर जाना, उन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रिसेप्शन में बैठे उस मैनेजर ने भी उसे कमरा दे दिया। दोस्तों रोलैंड बिना किसी लगेज या बैग के उस होटल पे पहुंचा था। लगेज के नाम पे उसके पास केवल एक टूथब्रश, एक कंघी और एक पेस्ट था। दोस्तों ये देख के मैनेजर को भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि होटल पे जो गेस्ट आते हैं वो हमेशा अपना लगेज और बैग लेके आते हैं। वो हमेशा घूमने या किसी काम के सिलसिले में आते हैं तो वो हमेशा बैग कैरी करते हैं, लेकिन रोलैंड यहाँ बिना किसी बैग या फिर बिना किसी लगेज के उस होटल पे पहुंच गया था। खैर इतने में ही एक बेल बॉय रोलैंड के पास पहुंच जाता है। बेल बॉय वो होता है दोस्तों, जब आप होटल पर जाते हैं तब आपका सामान और आपका बैग दोनों को एक साथ होटल के कमरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसे रहती है उसे हम बेल बॉय कहते हैं। इतने में ही रोलैंड को एक कमरा अलॉट होता है। उस कमरे का नंबर था रूम नंबर 1046। बेल बॉय रोलैंड को लेकर उसके कमरे की तरफ चले जाता है। रोलैंड का कमरा 10वीं मंजिल में था दोस्तों, इसीलिए वो दोनों लिफ्ट पर जाते हैं। लिफ्ट पर ही उस बेल बॉय ने रोलैंड से कहा कि वो इस शहर की दूसरे होटलों में भी रुक चुका है, लेकिन वहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा होने के कारण वो वहाँ से चेकआउट करके इस होटल पर आ गया। ये पहली बार था दोस्तों जब रोलैंड ने उस बेल बॉय से बात की। इतने में ही रोलैंड का कमरा आ जाता है। वो बेल बॉय और रोलैंड दोनों कमरा नंबर 1046 पर जाते हैं। रोलैंड अपना सारा सामान वॉशरूम में रख देता है। सामान के नाम पर उसने सिर्फ 3 चीजें ही रखी थी, कंघी, ब्रश और एक पेस्ट। कुछ देर के बाद बेल बॉय रोलैंड से कहता है, ठीक है सर अब मैं जा रहा हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप नीचे रिसेप्शन पर फोन कर दीजिएगा। इतने में ही रोलैंड उसे कहता है, तुम जाते हुए दरवाजा लॉक मत करना, मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आने वाले हैं। तो बेल बॉय ने भी वैसा ही किया जैसे रोलैंड ने कहा। उसने दरवाजा लॉक नहीं किया और दरवाजा खुला करके वहां पर से चला गया। बेल बॉय और मैनेजर ने पुलिस को बताया था कि रोलैंड दिखने में काफी अजीब था। उसके सर पर एक गहरा निशान बना हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे इसे पहले यहीं पर बहुत भयंकर चोट लगी हो। दूसरा, रोलैंड के कान कॉलीफ्लावर के जैसे थे। आमतौर पे दोस्तों ऐसे कान उनके होते हैं जो बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग करते हुए उन्हें चोट लगते हुए उनके कान उस प्रकार के हो जाते हैं और रोलैंड के बिहेवियर से भी उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर ये सब के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब बेल बॉय कमरे से निकल चुका था। थोड़ी ही देर में मैरी सॉफ्टिक नाम की एक मेड रूम नंबर 1046 में पहुंच जाती है। उसने जब दरवाजा खटखटाया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला ही हुआ है। दोस्तों जब बेल बॉय दरवाजा खुला करके गया था उसके बाद से रोलैंड के कमरे में कोई नहीं आया था। तो मैरी दरवाजा खटखटाने के बाद रूम के अंदर चली गई। रूम में जाते ही उसने देखा कि रोलैंड ने पूरे कमरे में अंधेरा किया हुआ है। रोशनी के नाम पर टेबल पे रखी एक नाइट लैंप भी बस जल रही है और रोलैंड खुद अंधेरे पे बैठकर कुछ सोच रहा था। दोस्तों कमरे में इतना अंधेरा देखकर और रोलैंड को इस प्रकार से बैठे देखकर मैरी भी काफी डर चुकी थी, लेकिन मैरी को तो उसे अपना काम करना था। फिर मैरी ने रोलैंड से कहा, सर मैं आपके रूम की साफ सफाई करने आई हूँ। और रोलैंड ने कहा कि ठीक है तुम रूम की साफ सफाई कर दो, तब तक मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। फिर ये सब सुनकर मैरी ने रूम की साफ सफाई शुरू कर दी। कुछ देर के बाद जब मैरी का सारा काम खत्म हो गया तब वो रूम से जाने लगी। तब रोलैंड ने उसे दोबारा कहा कि तुम जाते हुए दरवाजा खुला छोड़ देना, क्योंकि कुछ दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं।
फिर मैरी ने वैसा ही किया और वो दरवाजा खुला करके वापस से चली गई। ऐसे ही शाम के 4 बज चुके थे और मैरी को फिर से 10th फ्लोर के सारे रूम्स पर फ्रेश टॉवल देने थे। दोस्तों, उस होटल पे 4 बजे सारे गेस्ट फ्रेश टॉवल्स दे रहे होते हैं, इसीलिए मैरी 4 बजे वापस कमरा नंबर 1046 पर पहुंच जाती है। जब मैरी वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब मैरी ने दरवाजा नॉक किया, तब उसने देखा कि दरवाजा अभी भी खुला ही हुआ है। दरवाजा अभी भी खुला ही हुआ है, जो कि मैरी ने ही खुला किया हुआ था। दोस्तों, अभी तक उसका कोई भी दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया था। खैर, जब मैरी ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, तब मैरी एक बार नॉक करने के बाद सीधे उस कमरे के अंदर चली गई और अंदर घुसते ही उसने देखा रॉलेट, जो पहले कोने में बैठा हुआ था, वो आराम से बेड पर सूट पहनकर लेटा हुआ है। ऐसा देख के लग रहा था दोस्तों कि रॉलेट किसी का वेट कर रहा है, क्योंकि उसने सूट पहना हुआ था। सूट पहन के वो बिस्तर पे रॉलेट किसी के आने का वेट कर रहा है, इसीलिए वो सूट पहन कर बेड पर लेटा हुआ है। फिर मैरी ने कहा, रॉलेट सर, मैं आपके लिए फ्रेश टॉवल लेकर आई हूँ और मैं इन्हें बाथरूम में रखने जा रही हूँ। इतना कहकर ही मैरी बाथरूम की तरफ मुड़ी और वो फ्रेश टॉवल रखने चली गई। और जैसे ही वो बाथरूम की तरफ मुड़ी, तभी कमरे का लैंडलाइन बजता है। लैंडलाइन के दूसरे तरफ जो आदमी था, उसका नाम डॉन था। रॉलेट उसे कहता है, डॉन, मैं 15 मिनट तुम्हारा और इंतजार करूंगा, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। ये सारी बात मैरी ने सुन ली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डॉन कौन है या वो किस बारे में बात कर रहा है। तो उसने बस अपना सारा काम खत्म किया, टॉवेल को वॉशरूम में रखा और रॉलेट के कमरे से चले गई। खैर, ऐसे ही वो रात बीत गई। अब आया 3 जनवरी 1935 का दिन और हर सुबह की तरह होटल की मेड को रूम की साफ सफाई करनी होती है। तो मैरी फिर से रूम नंबर 1046 पर पहुंच जाती है। रूम नॉक करने के बाद उसे पता चलता है कि रूम बाहर से लॉक है। तो मैरी को लगता है अंदर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, होटल पे जो गेस्ट आते हैं वो अक्सर किसी काम के सिलसिले में आते हैं, तो सुबह के समय अक्सर वो अपने काम के लिए जाते हैं। तो मैरी को लगा रॉलेट भी अपने किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए उसने मास्टर की से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा रॉलेट ने फिर से पूरे कमरे में अंधेरा किया हुआ है और नाइट लैम्प जलाकर बिस्तर पर बैठकर कुछ सोच रहा है। मैरी उसे अंदर देख के थोड़ा सा चौंक जाती है, क्योंकि अगर यह आदमी अंदर था तो दरवाजा बाहर से लॉक किसने किया। यही सब चीजें मैरी सोच रही होती है। इतने में वो रॉलेट से कहती है, सर, मैं आपके कमरे की साफ सफाई करने आई हूँ। और बस इतना कहकर मैरी रूम की साफ सफाई करने लगती है। जब मैरी रूम की साफ सफाई कर ही रही थी, उसी वक्त रॉलेट को फिर से किसी डॉन नाम के आदमी का फोन आता है और रॉलेट उसे कहता है, नहीं डॉन, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। की बात हुई और मैरी ने फिर से ये सारी बातें सुन ली। मैरी को फिर से कुछ ये समझ में नहीं आया कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए मैरी रूम की साफ सफाई करने के बाद वापस जाने लगी। तभी रॉलेट उसे कहता है कि जाते हुए रूम का दरवाजा खुला रख देना, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते ही होंगे। इतना सुनकर मैरी दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। अब शाम के 4 बज गए थे दोस्तों और मैरी को फिर से सारे कमरों में फ्रेश टॉवल लेने थे। तो फिर मैरी फिर से कमरा नंबर 1046 के सामने पहुंच जाती है। लेकिन इस बार दोस्तों, मैरी के नॉक करने से पहले उसे अंदर से आवाज सुनाई दी और आवाजों में उसने सुना कि 2 आदमी लड़ रहे हैं। अंदर से 2 आदमी की लड़ने की आवाज आ रही थी और मैरी को भी अपना काम करना था, तो उसने दरवाजा नॉक किया। कुछ देर नॉक करने के बाद अंदर से एक भारी आवाज में जवाब आता है कि कौन है। तो मैरी ने कहा कि सर, मैं इस होटल की मेड हूँ और मैं आपके कमरे में फ्रेश टॉवल रखने आई हूँ। तब अंदर से उसी भारी आवाज में रिप्लाई आता है कि हमें टॉवल नहीं चाहिए। इतना सुनकर मैरी भी वहां से चली जाती है। जाते हुए मैरी भी सोच रही थी कि अंदर जो आदमी था वो रॉलेट से लड़ क्यों रहा था और उसकी आवाज इतनी हैवी क्यों थी। फिर मैरी ने ये सारी बातें नजरअंदाज की और फिर वो अपने कामों पर लग गई। दोस्तों, इसी रात एक टैक्सी ड्राइवर ने भी क्लेम किया, जब वो रात को पैसेंजर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी होटल प्रेसिडेंट से एक आदमी निकलता है और उस टैक्सी ड्राइवर को इशारा कर बुलाता है। जब टैक्सी ड्राइवर वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि अपनी ठंड में भी एक आदमी सिर्फ एक बनियान और नीचे एक बॉक्सर पहनकर बाहर खड़ा हुआ था। जैसे वो टैक्सी में बैठता है, वो अपना नाम रॉबर्ट बताता है। टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि रॉबर्ट उस दिन काफी गुस्से में था और गुस्से में सिर्फ एक ही बात चिल्लाया जा रहा था कि मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा।
पुलिस ने रॉबर्ट के बारे में पता करना चाहा, पर उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। टैक्सी ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि वो किसके बारे में बात कर रहा था, रॉलेट के बारे में या किसी और के बारे में। हमें ये नहीं पता कि वो किसकी जान लेने की बात कर रहा था, और ये बात भी पुलिस को पता नहीं चल पाया। इसके अलावा दोस्तों, 10th फ्लोर में रूम नंबर 1048 में एक महिला रह रही थी, जब रॉलेट भी वहीं पे था। जब उस महिला से पूछताछ की गई तो उस महिला ने कहा 3 जनवरी की रात को रूम के बाहर से एक महिला और एक आदमी के लड़ने की आवाज आई। वो काफी देर से लड़ रहे थे और उनकी आवाज बहुत तेज आ रही थी, पर मैंने बाहर जाकर नहीं देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसी रात रूम नंबर 1055 में एक पार्टी चल रही थी। हो सकता है आवाज वहीं से आ रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आवाज रॉलेट के कमरे से आ रही हो। इस बात की भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई। अब 4 जनवरी की सुबह का वक्त आ गया था दोस्तों। सुबह के करीब 7 बजे हुए थे। तभी होटल के फोन ऑपरेटर ने देखा कमरा नंबर 1046, मतलब रॉलेट के कमरे का फोन हुक से निकला हुआ है और कोई उसे यूज भी नहीं कर रहा है। तब फोन ऑपरेटर ने एक बेल बॉय को रॉलेट के कमरे के बाहर भेजा ताकि वो फोन को दोबारा हुक में रख सके। जब बेल बॉय कमरे के बाहर पहुंचा तब उसने देखा दरवाजे पे एक डू नॉट डिस्टर्ब का एक साइन लटका हुआ है। बेल बॉय ने बहुत देर तक नॉक किया। नॉक के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया था और ना ही किसी ने कोई जवाब दिया। बेल बॉय को लगा सुबह के 7 बजे है, हो सकता है रॉलेट गहरी नींद पर सो रहा हो। तभी दोस्तों अंदर से एक आवाज आती है, कम इन, मतलब अंदर आ जाओ। फिर बेल बॉय ने कहा दरवाजा अंदर से बंद है, मैं अंदर नहीं आ सकता। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। तब बेल बॉय ने बाहर से ही आवाज लगाई, सर आप जो भी कर रहे हो वो आप आराम से कर लो, पर जब आपका काम खत्म हो जाए तब फोन को वापस उस बुक में रख देना। मुझे ये फोन ऑपरेटर ने कहा है, इसीलिए मैं आपके पास ये बोलने आया हूँ। इतना बोलकर बेल बॉय वापस आ जाता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन 8:30 बजे फोन ऑपरेटर फिर बोलता है कि रूम नंबर 1046 की फोन का हुक अभी भी नहीं लगा हुआ है। तो फिर फोन ऑपरेटर एक दूसरे बेल बॉय को भेजता है कि कमरा नंबर 1046 में जाओ और वहाँ पे जो भी गेस्ट रह रहे हो उन्हें कहो कि वो फोन को हुक में रख दे। तो दोस्तों जब दूसरा बेल बॉय भी उस कमरे के बाहर पहुँचता है, उसने भी रूम में काफी देर तक नॉक किया, पर इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बेल बॉय ने मास्टर की से दरवाजा खोला और उसने देखा रॉलेट बेड पर उल्टा लेटा हुआ है और वो भी पूरी तरह से नंगा। बेल बॉय ने देखा रॉलेट काफी ज्यादा नशा करके बेड पर पड़ा हुआ है। उसने देखा टेबल के बगल बहुत सारी शराब की बोतलें रखी हुई है। इतना देखकर बेल बॉय समझ गया कि रॉलेट ने बहुत ही ज्यादा रात को शराब पी ली है, इसीलिए उसने रॉलेट को डिस्टर्ब ना करते हुए फोन को चुपचाप हुक पर रखा और वहां से चला गया। लेकिन बेल बॉय ने देखा रॉलेट की कमर के पास एक निशान बना हुआ है। ऐसा लग रहा था शरीर के उस हिस्से में बहुत बार मारा गया। फिर बेल बॉय ने वापस हर चीजें इग्नोर किया और फोन को वापस हुक में रखकर वहां से चला जाता है। और उस कमरे से बाहर निकलने के बाद बेल बॉय ने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में फोन को फिर से हुक से निकाल दिया गया था। फोन ऑपरेटर ने फिर से एक बेल बॉय को भेजा और कहा पता करो कि ये फोन बार बार हुक से क्यों निकल रहा है। इतना सुनने के बाद वो बेल बॉय वापस ऊपर गया। दरवाजा नॉक करने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उस बेल बॉय ने भी मास्टर की से दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा बिस्तर, कमरे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी सिर्फ खून ही खून था। उसने देखा रॉलेट अपना सर पकड़कर बिस्तर में लेटा हुआ है और रॉलेट का सर फट चुका था। फोन की तार से उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। बेल बॉय तुरंत रॉलेट की तरफ भागता है उसकी मदद करने के लिए। उसने रॉलेट को जब सीधा किया तो उसने देखा रॉलेट की एक तरफ के फेफड़े पूरे तरीके से चीर दिए गए हैं। उसे छाती पे बार बार चाकू से वार किया गया था और रॉलेट की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी थी। लेकिन इसके बाद भी रॉलेट की सांसें चल रही थी। बेल बॉय ने रॉलेट से पूछा आपको ये क्या हुआ है और ये आपकी हालत कैसे हो गई है। तब रॉलेट ने नशे की हालत में कहा ये सब मैंने खुद से किया है, दरअसल मैं बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद ऐसे ही कुछ कर लेता हूँ। बेल बॉय को भी लगा कि ये शराब के नशे में ये सब सारी बातें कर रहे हैं। बेल बॉय काफी डर चुका था, इसीलिए वो रॉलेट को वहीं पर छोड़कर होटल के बाकी स्टाफ को बुलाने चला जाता है। वो बाकी स्टाफ को रॉलेट की हालत बताता है।
होटल के स्टाफ ये सब सुनने के बाद पुलिस को फोन कर देते हैं और रॉलेट के पास चले जाते हैं। सारे स्टाफ कमरा नंबर 1046 की तरफ दौड़ते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद रॉलेट की ऐसी हालत देखकर सब डर जाते हैं। वो रॉलेट से पूछते ही हैं कि आपकी ये हालत किसने की और यहाँ पर कौन आया था। पर रॉलेट अभी भी शराब के नशे में था और कुछ नहीं बोल पा रहा था। इतने में दोस्तों पुलिस आ जाती है। जब पुलिस ने रॉलेट की ऐसी हालत देखी तब उनका सबसे पहला शक इस बात पे गया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि रॉलेट की जिस तरह की हालत थी उसे देखकर यही लग रहा था कि ये काम अकेले का है ही नहीं, ये काम खुद से कोई कर ही नहीं सकता। जब पुलिस ने रॉलेट से पूछा कि आपका ये हाल कैसे हुआ, तब रॉलेट ने कहा कि मैं शराब के नशे में बाथरूम के टब से गिर गया था। पुलिस को ये बात समझ नहीं आई। अगर रॉलेट बाथरूम के टब से नीचे गिर गया तो उसके हाथ पैर मोबाइल के तार से कैसे बंध गए, उसके छाती पे चाकू के इतने सारे निशान कैसे, और उसका सर कैसे इतना ज्यादा फट गया। ये सब कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला था। रॉलेट की ऐसी हालत देखकर पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर रॉलेट को अस्पताल भेज दिया। दोस्तों, जब रॉलेट को अस्पताल भेजा गया तब कमरा नंबर 1046 की पुलिस ने बहुत अच्छे से छानबीन की, लेकिन पुलिस को कोई भी मर्डर वेपन उस कमरे से बरामद नहीं हुआ। कमरे में जो टेलीफोन था उसमें 2 आदमी और एक महिला के फिंगरप्रिंट मिले, लेकिन बाद में भी इन फिंगरप्रिंट के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। पुलिस को ये समझ में आ गया दोस्तों कि जो भी रॉलेट का कातिल है वो बहुत ही शातिर है। उसने ना ही एक सबूत छोड़ा, उसने रॉलेट के मन में ऐसा डर ही बैठा दिया कि रॉलेट पुलिस को सच्चाई बोलने से भी डर रहा था। 4 तारीख को रॉलेट को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसी रात वो कोमा में चला जाता है और 5 जनवरी की सुबह रॉलेट ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो अब यहाँ पर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की कि ये आदमी कौन था, ये आदमी कहाँ से आया था। ये सब के बारे में पुलिस ने पता लगाया। पुलिस ने पूरे कैंसस शहर की होटलों में रॉलेट की ओवन की फोटो सर्कुलेट की। रॉलेट ने खुद ही बेलबॉय को बताया था कि वो इससे पहले भी दूसरे होटलों में रुका हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तब उन्हें पता चला कि रॉलेट हर होटल में अपना नाम अलग अलग बताता था। पुलिस को रॉलेट का असली नाम और असली पता अभी तक मालूम नहीं था। तो यहाँ पर पुलिस के दोनों हाथ खाली थे। पुलिस की नजर में पहला सस्पेक्ट डॉन था, क्योंकि मैरी ने भी उसे 2 बार किसी डॉन नाम के व्यक्ति से बात करते हुए सुना था। यहाँ पर पुलिस ने डॉन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉन उन्हें मिला ही नहीं। और दोस्तों, उस समय की टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि डॉन के फोन का लोकेशन ट्रैक किया जा सके। और दोस्तों, इसी तरह डॉन कभी पकड़ा ही नहीं गया। दोस्तों, अब तक रॉलेट की बॉडी सड़ने लगी थी और पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि रॉलेट कहाँ का है या फिर इसके कोई अपने है कि नहीं। इसीलिए रॉलेट की बॉडी को पब्लिक में रखा गया। दोस्तों, पहले ऐसे ही किया जाता था कि जब किसी बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही तब उसे पब्लिक में रखा जाता था, ताकि लोग उस बॉडी को पहचान सके और जो भी उस आदमी का अपना हो वो कम से कम उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से कर सके। फिर भी अभी तक कोई भी रॉलेट की बॉडी को ले जाने के लिए नहीं आया था। समय बीत रहा था, पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वही इस बॉडी का अंतिम संस्कार करे, लेकिन एक अच्छे अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे चाहिए था। इसीलिए पुलिस वालों ने सोचा, और रॉलेट का ना ही कोई अपना था जो कि ये पैसे दे सके, और ना ही रॉलेट के पास से कुछ पैसे मिले थे जिससे उसका अंतिम संस्कार हो सके। तो पुलिस वालों ने ही सोचा कि एक साधारण तरीके से रॉलेट का अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति दी जाए। जब पुलिस वाले रॉलेट को दफनाने जा ही रहे थे तब उन्हें एक फोन आता है। आदमी ने कहा, रॉलेट का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, उस काम पर जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा, पर रॉलेट का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। पुलिस वालों को लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि अभी तक रॉलेट को पहचानने वाला कोई भी सामने नहीं आया था। उस समय ये केस लोगों के बीच इतना ज्यादा फैला हुआ था कि पुलिस को लगा कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। पुलिस ने रॉलेट का अंतिम संस्कार बड़े ही सामान्य तरीके से किया, लेकिन दोस्तों 21 जनवरी 1935 के दिन उसी कब्रिस्तान के स्टाफ के पास एक लिफाफा आता है। जब वो स्टाफ उस लिफाफे को खोलता है तो उस लिफाफे में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे जो कि रॉलेट के अंतिम संस्कार में लगने थे, लेकिन रॉलेट का अंतिम संस्कार बड़े ही सामान्य तरीके से हुआ। तो हमें ये पता चलता है कि वो जो फोन आया था वो कोई मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में कोई रॉलेट का अपना हो सकता था जिसने
उसने ये पैसे भिजवाए। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है दोस्त, जब वो रोलैंड के अंतिम संस्कार के लिए पैसे भिजवा सकते तो वो खुद ही क्यों नहीं पुलिस के सामने आकर रोलैंड की बॉडी को ले गया। सवाल अभी भी पुलिस के पास बहुत सारे थे, लेकिन उनका जवाब अभी तक पुलिस वालों के पास कहीं से नहीं आया था। ऐसे ही इस केस की तहकीकात चलती रही। समय बीता और बीतते बीतते पूरा 1 साल बीत चुका। तभी एक महिला जिसका नाम रूबी था, वो पुलिस वालों के पास आकर ये कहती है कि मैं एक दिन एक मैगजीन पढ़ रही। उस मैगजीन में मैंने रोलैंड टी ओवेन के बारे में पढ़ा, और ये रोलैंड टी ओवेन कोई और नहीं, ये मेरा बेटा है। और यहाँ इसका नाम रोलैंड टी ओवेन नहीं, इसका असली नाम आर्टेमिस है। और वही रूबी ने बताया कि 1934 का समय था जब आर्टेमिस बेरोजगारी से हार कर शहर की तरफ कुछ काम की आस में जाता है, ताकि वो अपनी माँ और खुद को एक बेहतर जिंदगी दे सके। आर्टेमिस उन्हें अक्सर चिट्ठी लिखा करता था और उनकी बातें हमेशा होती रहती थी, लेकिन उसने अपना नाम रोलैंड टी ओवेन क्यों बताया और वो कैसे आगे बात उसकी माँ को भी नहीं पता था। यहीं पर रूबी ने आर्टेमिस की असली एज सबके सामने बताई और वो एज सुनकर सभी के सभी चौंक गए थे। दोस्तों, जहां हम रोलैंड टी ओवेन को अभी तक 25-26 साल का एक आदमी समझ रहे थे, वो महज 17 साल का था जब उसका मर्डर हुआ। अब यहाँ पर रूबी ने ऐसी बात बताई जो सच में हैरान कर देने वाली। तब पुलिस वालों को भी लगा कि 17 साल के आदमी की ऐसी क्या दुश्मनी किसी से हो सकती थी कि उसे इस तरह बेरहमी से मारा गया। रूबी ने पुलिस को यहाँ पर एक बात और बताई जो काफी हैरान कर देने वाली थी। उसने बताया 1934 में जब उसका लड़का घर से बाहर निकला था तो वो उससे अक्सर फोन पर बातें किया करता था। आर्टेमिस उन्हें अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर भेजा करता था। आर्टेमिस उन्हें अपने हाथों से चिट्ठी लिखता था और भेजता था। हम दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। और यहाँ पर बात गौर करने वाली ये है दोस्तों, 1935 में मतलब रोलैंड की मौत हो जाने के बाद भी रूबी को चिट्ठी मिला करती थी। इनफैक्ट जब वो मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें उसने अपने ही बेटे का आर्टिकल देखा था, उसके 3-4 दिन पहले ही उसे अपने बेटे की तरफ से एक लेटर मिला था। लेकिन जहां 1935 से पहले आर्टेमिस उसे अपने हाथ से लेटर लिखकर भेजता था, वहीं 1935 के बाद मतलब रोलैंड की मौत हो जाने के बाद उसे टाइपराइटर से टाइप किए हुए लेटर्स मिलते थे। ये देखकर उसकी माँ काफी हैरान थी, क्योंकि आर्टेमिस के पास ना ही टाइपराइटर था और ना ही उसे टाइपिंग आती थी। तो ये लेटर्स भेज कौन रहा था, और वो रोलैंड की माँ को ये भरोसा क्यों दिला रहा था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और उसके पास जरूर लौट कर आएगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे फिर समय बीता तो पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं आया। पुलिस को ना अभी तक ये पता चला रोलैंड के कमरे में जो 2 आदमी थे वो कौन था, रोलैंड के कमरे में जो आदमी था वो कौन था, और रोलैंड उस रात किस औरत से लड़ रहा था। ना ही पुलिस को ये पता चला कि वो डॉन कौन था, और ना ही ये पता चला कि रोलैंड के अंतिम संस्कार के लिए पैसे किसने भेजे थे। ऐसे बहुत सारे सवाल थे पुलिस के जिनका जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों, ऐसे ही समय का पहिया घूमता है और ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। जब ये केस पब्लिक में आया था तब इस पर बहुत सारे लोगों ने बातें बनाई थी, पर आज तक इस हत्या की पहेली को कोई नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों, ये हत्या वापस सुर्खियों में 2003 पर बनी थी। जेम्स नाम का एक डिटेक्टिव जो उस समय इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें एक अननोन कॉल आता है और सामने वाला आदमी बोलता है वो आर्टेमिस को जानता है। उसके पास बहुत सारे आर्टेमिस से जुड़े ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पुलिस को कातिल को पकड़ने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो जेम्स ने उसे कहा कि तुम मुझे सारे आर्टिकल्स फौरन भेजो। पर जेम्स ने जब उस आदमी से उसका नाम पूछा तब उस आदमी ने अपना नाम बताने से मना कर दिया। दोस्तों, जब जेम्स ने उस आर्टिकल को देखा तो उसे कुछ ऐसा खास मिला नहीं जिससे वो इस केस को सुलझा पाए, और ऐसे ही ये केस दोबारा फिर से दब गया। आर्टिकल में कुछ ऐसे सबूत नहीं थे जिनका पीछा करके इस केस के आखिरी पहलू तक पहुंचा जाए। तो आज इस केस को हुए 87 साल हो चुके हैं, मगर उस कातिल का इंतजार पुलिस को आज भी है। अमेरिका के इतिहास में कुछ ही ऐसे केस हुए होंगे जो अंजाम तक नहीं पहुंचे, रूम नंबर 1046 का केस भी उन्हीं में से एक है। ये कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन है दोस्तों, आपका दिमाग भी चलने लगा होगा कि क्या हत्यारा वो डॉन था कि वो लड़की या फिर वो आदमी जो उस रात टैक्सी में आकर बैठा था।
आपके अनुसार काबिल कौन है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो यही थी आज की कहानी। होप करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कहानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। मैं अब आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।